तो इस चैप्टर में जितना भी हमने कल डिस्कस किया है उसको थोड़ा सा ब्रशअप करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इसको हम जितना कल हमने डिस्कस किया थोड़ा सा ब्रशअप करते हैं, आगे चलते हैं। तो हमने दो केसेस ऑफ पॉवर्टी देखे। तो दुनिया जिस तरीके से शुरू हुई थी, जंगलों से हट के गांव देहातों से शुरू हुई थी। तो सबसे पहले गरीबी गांव देहातों की है, जहां पे लैंडलेस लेबरर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स कह लीजिए, जिनके पास कोई अपनी जमीनें नहीं है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि इनके पास पैसा बचता नहीं है, पैसा आता नहीं है, पैसा बचता नहीं है, जिसके चलते फिर इनके बच्चे जो हैं वो भी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं और इनकी बस्तियां खराब से खराब होती रहती हैं। तो इनके और ज्यादा ही ऑप्रेस्ड होते हैं, एक्सप्लॉइटेड होते हैं। तो ये रूरल केस ऑफ पॉवर्टी रहा। तो ये पॉवर्टी का रूरल केस ऑफ पॉवर्टी हमने कल डिस्कस किया। इसके बाद फिर जैसे जैसे आगे शहरों का राइज हुआ, तो गांव देहातों से जो लोग बेहतर जिंदगी की कल्पना करके आए गए शहरों में और शहरों की इंडस्ट्रीज में काम करने लग गए। तो यहां से शुरुआत होती है अर्बन पॉवर्टी की, शहरी इलाकों में जो पॉवर्टी है। और अर्बन पॉवर्टी का भी हमने एक केस देखा, और मोर और लेस इसी टाइप के केसेस आपको हर जगह मिल जाएंगे, जैसा भी ऑक्यूपेशन हो। तो ये अर्बन केस ऑफ पॉवर्टी रहा। अब पॉवर्टी एंड किड्स के बीच में क्या रिलेशन रहा, ये भी हमने डिस्कस किया कि कैसे किस तरीके से जब गरीबी के हालात में जब बच्चे होते हैं तो बचपन से ही उनका ब्रेन डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता है, इन्हें इतना अच्छा न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पाता है, इतने अच्छे अपब्रिंगिंग इनकी नहीं हो पाती है। ये जिस माहौल में रहते हैं क्या सीख पाएंगे, क्या समझ पाएंगे, कौन है इन्हें गाइड करने वाला, बताने वाला, अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं है। और रेस्ट्रिक्शंस, इन पे 10 तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं। अक्सर इनको अपने रेस्ट्रिक्शंस के, लाइफ के रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि एग्जांपल कि जो इनको अपने छोटे भाई बहनों को पालना पड़ता है, ये लाइफ के रेस्ट्रिक्शन ही है। अब आप पे है जिम्मेदारी, आपको करना है। तो आपको स्कूल नहीं भेजा जा रहा, ठीक है, जो लड़कियां हैं स्कूल नहीं भेजा जा रहा उन्हें, लड़कों को भी जरूरी नहीं कि सब स्कूल भेज पाए। और ये सब अलग अलग चीजें हैं। लाइफ के रेस्ट्रिक्शंस में ये भी है कि कई बार बहुत छोटी उम्र में इन्हें अलग अलग जगहों पे काम करना पड़ता है, इंडस्ट्रीज में, दुकानों में, खदानों में। तो बहुत बुरे हालात ये देखते हैं, अपने आसपास का सीन सिचुएशन देखते हैं। और जब ये इतने बुरे हाल देखते हैं तो टॉक्सिक स्ट्रेस इनमें हमेशा रहता है, जिसकी वजह से भी इन पे, इनके ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और एक और चीज, पढ़ाई लिखाई के केस में बचपन, जो गरीबी में जो लोग रहते हैं, तो गरीब बच्चों का बचपन तो बहुत ही ज्यादा मतलब डिस्टर्ब रहता है। और इसी टाइम में ही मतलब पढ़ाई, आजकल के मॉडर्न एजुकेशन, वो एक इतना तेजी से एक प्रोसेस चलता है लगातार, और इतनी तेजी से वो बर्डन उसका बढ़ता जाता है, इतना वो टफ होता चला जाता है कि जो थोड़ा सा पिछड़ गया और जिसपे इतना एडिशनल हेल्प नहीं है, एडिशनली वो इतना टाइम नहीं दे पाएगा, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ऑब्वियसली उनसे आप उम्मीद करो कि वो एक्सेलेंस में उनके बराबर आ जाएं उन बच्चों के जिनको प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिल रहा है। तो ये चीज तो उम्मीद करना ठीक नहीं है। इसके बाद हमने पॉवर्टी ट्रैप देखा कि जब लोगों के पास पैसा कम होता है तो भविष्य में अपने बच्चों की एजुकेशन पे पैसा नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से उनका भविष्य के जो भविष्य है वो भी ऐसे ही रह जाता है, लो इनकम रह जाता है, जिसकी वजह से फिर से ये एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी में रह जाते हैं। दूसरी बात, जब पैसा नहीं होता है तो कहीं पे सेविंग भी नहीं होती है और ना ही पैसा कहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो जो अमीरों के साथ ये जो चीज है कि इन्होंने कहीं पे, इनके दादा ने कहीं पे कोई जमीन ली थी तो वहां से किराया आ रहा है, इनके फादर ने कहीं कुछ किया था तो वहां से भी किराया आ रहा है, कोई इंडस्ट्री चल रही है और लोग संभाल रहे हैं तो वहां से पैसा आ रहा है। तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। बाकी खुद भी थोड़ा पढ़ लिख लिए, जॉब कर लिया, तो जॉब से भी पैसा आ रहा है, बाकी साथ में मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम से भी पैसा आ रहा है। तो अमीरों के साथ ये जो चीज होती है, गरीबों के साथ ये नहीं पॉसिबल है। तो इस चीज को हम कहते हैं पॉवर्टी ट्रैप, कि गरीबी से निकलने के लिए आपको पैसा चाहिए और आप पे पैसा नहीं है, इसी वजह से तो आप गरीब हैं। तो ये चीज, जो इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज होता है, ये बेस्ट रिटर्न पे करता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज कौन कर पाएगा? जिसके पास पैसा है एंड वो हालात हैं, कम से कम थोड़ा ही सही, लेकिन कम से कम कुछ तो पैसा हो और ऐसे हालात हो कि अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सके, ठीक है। तो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं उन पे ये लग्जरी नहीं होती, उनके लिए लग्जरी है ये चीज, ठीक है। तो ये
केसेस कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, तो रूरल पॉवर्टी के भी कॉजेज हैं, अर्बन पॉवर्टी के भी कॉजेज हैं, ये सब हम कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में डिस्कस करेंगे। तो पॉवर्टी के हमने लेवल्स देखे, क्या क्या नीड्स होती हैं इंसानों की। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी, फिर लव बिलोंगिंग, फिर सेल्फ एस्टीम, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये तो देखिए लाइफ का एक मतलब कह लीजिए कि एक प्रोसेस है कि आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाएंगे और वो चैलेंज हमेशा चलता रहेगा और कभी भी आप फुल नहीं फील करेंगे, वो तो जनरल तौर पे बता रहा हूं। तो खैर हमने इसके बाद कई सारे कोटेशंस देखे, तो हमने गांधी से लेके मंडेला तक के कोटेशंस, अलग अलग टाइप के कोटेशंस देखे कि हमें पॉवर्टी का एक बेसिक आइडिया लगे। इसके बाद हमने पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट कि किन किन तरीकों से हम पॉवर्टी को नापने की कोशिश करते हैं। तो हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी आ गया, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कि कितने साल बच्चे पढ़ पाते हैं, स्कूल की अटेंडेंस, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि कुकिंग फ्यूल कैसा यूज होता है, सैनिटेशन की फैसिलिटी है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स में नापने की कोशिश करी जाती है पॉवर्टी को। तो इंडिया के हमने कुछ पॉवर्टी के स्टैट्स देखे, आगे और देखेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हमने जाना, और इसके बाद फिर यही पॉवर्टी नापने के केस में हमने ये देखा सोशल एक्सक्लूजन की चीज, कि जो लोग कुछ वल्नरेबल सेक्शंस हैं जिनको सोशली एक्सक्लूड किया गया, जिनको हमेशा डिस्क्रिमिनेशन फेस करा जाता रहा, जो ऑप्रेस्ड रहे, एक्सप्लॉइटेड रहे, तो ये सोशल एक्सक्लूजन हमने देखा। जैसे इंडिया के केस में कास्ट सिस्टम, ये भी एक सोशल एक्सक्लूजन का तरीका था, और बाकी पूरी दुनिया में ये चीज मौजूद है। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पे सोशल एक्सक्लूजन हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है, बस अलग अलग तरीकों से हुआ है। तो इसके बाद हमने वल्नरेबिलिटी देखा कि कौन ऐसे लोग हैं जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, कि वो गरीब अगर हैं तो गरीब ही रह जाएंगे, और अगर गरीब नहीं भी हैं तो भी आगे आने वाले टाइम में गरीब शायद हो जाएं, क्योंकि जितना पैसा आपका खर्च होगा और जितना पैसा आपको मिलेगा इसमें डिफरेंस है। मिल कम रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है, तो आप गरीबी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो जो विडोज हैं और जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, खासतौर पे जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो ये हैं वल्नरेबल टू पॉवर्टी की जब बुरा वक्त आता है, कभी बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, लाइफ रीसेट हो गई, या फिर ऐसे हाल है कि नौकरियां कम है, तो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों पे असर पड़ता है। तो हमने वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी भी देख लिया, और आज हमें डिस्कस करना था पॉवर्टी लाइन से हमें शुरू करना था। अभी तक सब क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है अभी तक? और फिर हम आगे आज पॉवर्टी लाइन के आगे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पॉवर्टी लाइन ये एक तरीके से एक मेजर करने का एक तरीका है कि कितने लोग गरीब हैं। तो आप एक लेवल सेट करेंगे कि अगर इतना कोई आदमी कमा रहा है तो इतने कमाने से वो अपने खाना पीना, अपने परिवार का और गुजर बसर, कपड़े, जूते, दवाई, कभी कभी इलाज, ये सब चीजें कर पाएगा। तो एक पॉवर्टी लाइन सेट करी जाती है, और इसके भी दो बेसिक तरीके होते हैं। एक तो इनकम बेस्ड, आप देखते हैं चीजों को कि कितनी इनकम है किसी की तो गरीब है कि नहीं, और दूसरा उसका और उसके फैमिली का कंजम्पशन, कि कितने कैलोरीज वो डेली इनटेक उनका होता है। तो अब जितने भी अलग अलग देश हैं उन सब का मेजर ऑफ पॉवर्टी लाइन अलग अलग है, क्योंकि हर देश के हालात अलग हैं और सीन सिचुएशंस अलग हैं। जीने के लिए जो चीजें आपको चाहिए वो थोड़ा थोड़ा सा वैरी हो रही हैं, कीमतें सब चीजों की वैरी हो रही हैं। तो हर देश के लेवल पे अलग अलग पॉवर्टी लाइन बनाई गई। तो जैसे इंडिया के सेंस में हम देखते हैं, तो इंडिया के केस में अगर देखा जाए तो डिपेंड्स द नीड ऑफ कैलोरीज के सेंस में हम इस चीज को क्लासिफाई करते हैं कि कोई आदमी कितने कैलोरीज इंटेक कर रहा है। अगर उससे कम इंटेक कर रहा है तो उसको हम गरीब कहेंगे। तो अगर गांव देहातों के इलाकों की बात करी जाए तो पर डे के सेंस में देखा जाए तो 2400 कैलोरीज अगर कोई डेली इंटेक हो रहा है तो ये एक लेवल है कि इससे ऊपर अगर आप हैं तब तो ठीक है, इससे नीचे अगर आप हैं कि इतना भी खाना नहीं खा पा रहे हैं तो फिर आप गरीबी की लाइन में आते हैं। और अगर शहरों के इलाकों में देखा जाए तो 2100 कैलोरीज। और इन दोनों में फर्क क्यों है? क्योंकि गांव देहातों के इलाकों में आपको कहीं ज्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है हर चीज को लेके, चाहे खाना हो, पानी हो, चाहे बाकी हर तरह के काम। अब इसके बाद अगर हम इनकम बेस्ड सेंस में देखें तो इनकम
या तो फिर कंजम्पशन लेवल्स। तो अगर किसी की इनकम एक मिनिमम लेवल से कम हो तो इसे पॉवर्टी लाइन कहेंगे। और ये मिनिमम लेवल क्या चीज है कि कितना पैसा होना चाहिए, तो इतना मिनिमम लेवल होना चाहिए कि वो अपने खाने पीने की जरूरतें पूरी कर सके, फुटवेयर, ये चप्पल, जूते, कपड़े, फ्यूल और दवाइयां, इलाज, ये सब चीजें करा सके। और उस देश में जितने पैसे में एक बेसिक लेवल ऑफ ये सब हो जाएगा, उसको हम पॉवर्टी लाइन का एक मेजर मानते हैं। तो जैसे हिंदुस्तान के केस में हम देखते हैं तो साल 2011-12 का स्टार्ट है ये, तो पॉवर्टी लाइन फिक्स करी गई। रूरल एरियाज में अगर देखा जाए तो कोई आदमी अगर एक महीने में 800 रुपए कमाता है तो ये पॉवर्टी लाइन है। इससे ऊपर कमाता है तो आप गरीब नहीं है, इससे नीचे अगर आप कमाते हैं तो फिर आप गरीब हैं। और अर्बन एरियाज में 1000 रुपए पर मंथ। ये साल 2011 का स्टार्ट है। हाँ, तो करंट का भी आएगा, निकलेगा, ये हर 10-10 साल में होता है। और इस 10 साल वाला ये अभी तक नहीं हो पाए या फिर अभी आया नहीं। ये जो लास्ट ऐसा बड़ा जो ऐसा हुआ था, इसका रिपोर्ट ये जिक्र किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप नोटिस करें तो अर्बन एरियाज में हायर है ये चीज। और क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज में चीजों की कीमतें थोड़ी ज्यादा होती हैं, खाने पीने की चीजें हो चाहे कोई दूसरी चीजें हो, गांवों में थोड़ा सा सस्ती मिल जाती है, शहरों में उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ऐसा किसने कहा कि गांव डिमांड या ऐसा ऐसा कुछ नहीं। शहरों में गांव में डिमांड के सेंस में ये बात कैसे है? शहरों में एक चीज है, शहरों में देखिए आप कोई भी चीज है, कोई भी चीज जो बिक रही है, इसमें बेचने वाला अपना प्रॉफिट काटेगा। ठीक है, हाँ, तो गांव में भी काटेगा, शहर में ज्यादा काटेगा। पहली चीज तो गांव, अनाज उगा कहाँ? गांव में। ठीक है, गांव से अनाज लाया जाएगा शहर, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ गया, लेबर कॉस्ट उसमें जुड़ गया कि वहां से लदवाना, फिर यहां उतरवाना, फिर मंडी से वो दुकान तक आएगा, दुकान वाले ने एक्स्ट्रा किसी को दिया होगा कि मंडी से लेके दुकान तक आओ, और फिर दुकान से जाएगा किसी छोटे किराना स्टोर में और किराना स्टोर से लिया जाएगा। तो एडिशनली कॉस्ट कितना जुड़ गई? क्योंकि खेत तो गांव में है ना, खेत शहर में थोड़ी है। ठीक है, तो ये चीज रहा। और अगर इस सेंस में हम देखें तो अगर गांव देहात का इलाका है और 5 लोग की फैमिली है तो हर महीने 4000 रुपए करीब बनता है कि अगर इससे नीचे हैं तो पॉवर्टी लाइन से आप नीचे फॉल करेंगे। और 5 लोगों का परिवार अर्बन एरियाज में एक महीने में 5000 रुपए कमाना चाहिए, 5 लोग का परिवार, तब तो ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। और ऐसे जो सर्वे होते हैं ये पीरियोडिकली एवरी 5 इयर्स, हर 5 साल में ऐसे सर्वे कराए जाते हैं कि देश में गरीबी के क्या लेवल है, क्या हाल है, कितना गरीबी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। फैमिली ऑफ 5 है ना, ये तो 1% है। और क्या, ये एक आदमी का है और फैमिली ऑफ 5 है, तो ये इंडिविजुअल, ये फैमिली। तो ये तो इंडिया का केस हमने देख लिया, इंडिया के लेवल पे पॉवर्टी लाइन क्या है। अब देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक कितना स्टार्ट इसका लगाता है। तो वर्ल्ड बैंक ने जैसे 1990 में ये डिसाइड किया था कि कोई आदमी अगर दिन का $1 कमाता है, उससे नीचे कमाता है तो वो गरीब गिना जाएगा। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इसी तरीके से ऑब्वियसली पॉवर्टी लाइन भी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ेगी। तो आज के टाइम में जैसे 2015 में जो लाइन वर्ल्ड बैंक ने बनाई, ये थी $1.9 पर डे करीब। तो अगर ये पॉवर्टी लाइन, इससे नीचे आप पुअर हैं, और नीचे वेरी पुअर, एब्सोल्युटली पुअर। तो ये, और ये एब्सोल्युटली पुअर में ये वर्ड आ जाता है जिसको कहते हैं डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूट की बहुत ही ज्यादा गरीबी। इसके बाद फिर नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के ये सब स्टैट्स। अब इंडिया के सेंस में हम जैसे देखें तो हिंदुस्तान में अगर पूरे, अगर ये अलग अलग राज्यों का देखें तो सब राज्यों का अलग अलग लेवल ऑफ पॉवर्टी है।
ठीक है, तो सबसे ज्यादा पॉवर्टी हम पाते हैं बिहार में। बिहार, एमपी, यूपी, ये सबसे, असम, ये सबसे गरीब राज्य हैं। और अगर सबसे कम गरीबी जहां है वो केरला है, तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है और भी कुछ राज्य हैं। ठीक है, तो इनके लेवल्स जैसे हम देखते हैं तो बिहार में 51% करीब पॉवर्टी है। बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, ये सबसे ज्यादा गरीबी यहां है, तो 42%, 37, 36%। और करते करते सबसे लास्ट में जो सबसे कम गरीबी है केरला, 0.71%। और तमिलनाडु जैसे है बड़े राज्यों में तो 4%, पंजाब 5%, हिमाचल प्रदेश करीब करीब 7-8% के आसपास। हाँ, ये दोनों काफी हद तक जुड़े हैं। ये ट्रेंड हमेशा देखा गया है। ठीक है, तो पॉवर्टी के स्टैट्स देखना शुरू करते हैं। पॉवर्टी एस्टिमेट्स, तो अगर हम देखें कि इंडिया के सेंस में पॉवर्टी के रेशियोज, तो स्टैट्स हमें कुछ ऐसे नजर आते हैं। अगर हम ये देखें कि यहां पे येलो लाइन दिखाती है 93, 94 को, इसके बाद ये बीच वाली लाइन दिखाती है 2004-5 वाले टाइम को, एंड ये जो डार्क ग्रीन लाइन है ये दिखाती है साल 2011-12 को। तो अगर हम 93, 94 में देखें तो यहां पे रूरल पॉवर्टी अगर हम देखें तो रूरल पॉवर्टी पहले 50% थी, फिर 2004-5 में आते आते यानी कि कितने साल में, करीब अगले 10 साल में ये पॉवर्टी 41.8% यानी कि कम हुई। फिर अगले उसके करीब करीब 8-10 साल में, आज के टाइम में मतलब कह लीजिए 25%, आज का टाइम तो नहीं, फिर भी ये 10 साल पहले ये करीब करीब, तो ये रूरल पॉवर्टी। इसी तरीके से अर्बन पॉवर्टी भी कम हुई है, 31% थी, फिर 25%, फिर 13%। और अगर एवरेज इसका निकाल लें तो फिलहाल के सेंस में 22% करीब पॉवर्टी है इंडिया की, अगर एक ऑन एन एवरेज ले लें तो। ठीक है, तो ये पॉवर्टी स्टार्ट्स हो गए और ये अलग अलग चीजों पे निकाले गए, जैसे हमने देखा ये है कि न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर। और अब इस टेबल पे हम ध्यान देते हैं, इसमें कुछ खास स्टैट्स हैं। तो जैसे यहां से देखना शुरू करें तो यहां पे हमें दिखाई देता है पॉवर्टी रेशियो, कितने परसेंट लोग पॉवर्टी के नीचे हैं। और ये वाला टेबल है नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस का, तो यहां पे हमें ईयर्स दिखाई देते हैं। तो अगर 93, 94 के सेंस में देखें तो टोटल पॉवर्टी रेट करीब करीब 45% था। अगले 10 साल में करीब करीब टोटल पॉवर्टी रेट 37% हुआ, और कम होते होते आज के टाइम 2011-12 में टोटल पॉवर्टी रेट करीब करीब 22% पे आया है। तो ये जो पॉवर्टी रेट कम हुआ है पिछले इतने सालों में, उसका एक बहुत बड़ा रीजन हिंदुस्तान के सेंस में है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, एंड ऑब्वियसली इस पूरे दौरान ये एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा, मतलब कि वही चीज की जो जितने लोग पढ़ रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ यहां पे अगर हम नंबर ऑफ पुअर पीपल इन मिलियंस देखें तो 93-94 में करीब करीब 404 मिलियन पीपल थे जो गरीबी रेखा से नीचे थे। थोड़ा थोड़ा सा कमी आई, फिर 407, और आज के टाइम में जैसे हम देखें तो 270 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये पॉवर्टी रेशियो भी हमें पता चल गए और नंबर ऑफ पुअर भी हमें पता चल गया। और यहां से एक और चीज आती है कि यहां अगर चेंजिंग फेस ऑफ पॉवर्टी, तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग कमिटीज इन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी हैं अलग अलग तरीकों से कि कितने परसेंट पॉवर्टी है। और ये सब कहां हो रहा है? प्लानिंग कमीशन। ठीक है, और ये जितने भी ऐसे स्टैट्स आते हैं सबके सब कहां से आ रहे हैं? प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन की ये क्या चीज क्या है ये? तो हिंदुस्तान जब आजाद हो रहा था तो उस टाइम पे
नेहरू एंड नेहरू का जो कैबिनेट था, इन्होंने जो सबसे शुरुआती कामों में से थे, जब इंस्टीट्यूट बिल्डअप हो रहे थे, हो क्या रहे थे, किए जा रहे थे इंस्टीट्यूट्स, कि हम एक डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, एक आजाद हिंदुस्तान, हमने एक देश बनाया है, तो ऑब्वियसली हमें ये चीज बार बार सर्वे करते रहना पड़ेगा, कितने गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, कितनी गरीबी में कितनी कमी आई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम क्या स्कीम्स इंप्लीमेंट करें कि और क्या हम बेहतर कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्लानिंग कमीशन बनाया गया और इसी के साथ साथ 5 ईयर प्लान्स भी रखे गए कि हम हर 5 साल में अपना एक एम रखेंगे कि हमें इन 5 साल में ये करना है। और ये प्लानिंग कमीशन, ये एक दूरदर्शी सोच है, एक अच्छे प्लानिंग का नतीजा कि हमें किस तरफ बढ़ना है एक हिंदुस्तान के सेंस में। क्योंकि एक बात फैक्ट है, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा ये एक प्रॉब्लम है और आपको उसे मेजर करना पड़ेगा, उसके स्टैट्स निकालने पड़ेंगे कि ये प्रॉब्लम के एस्पेक्ट्स क्या हैं, तब आप उसे ढंग से सॉल्व कर पाओगे। ये एक शाश्वत सत्य है, ठीक है। और अगर आप किसी चीज को सॉल्व करना चाह रहे हो और लेकिन उसे फेस नहीं करना चाह रहे हो, तो आप उसे कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि पॉइंट वही चीज है कि जैसे आप घर ही का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको गंदगी बाहर निकालनी है तो आपको गंदगी को फेस करना पड़ेगा। आपने अगर कारपेट के नीचे उसको गंदगी को उड़ेल दिया, छुपा दिया, तो वो साफ नहीं होगी। तो आप सोचो कि बस आप चुटकी बजाए गायब हो जाए, वहां से गायब हो जाए और वहां पे प्रकट हो जाए वहां डस्टबिन में, तो ये नहीं होगा। तो प्लानिंग कमीशन और ये सब चीजें, इसके रिपोर्ट आपको भले कड़वे लग सकते हैं, लेकिन दिस इज द वे फॉरवर्ड। खैर, ये प्लानिंग कमीशन अब एग्जिस्ट नहीं करता है, अब आ गया है नीति आयोग। तो साल 2014 में प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया और प्लानिंग कमीशन की जगह बना दिया गया नीति आयोग। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग में काम वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। नीति आयोग का भी मोर और लेस वही काम है, लेकिन फर्क क्या है वो बेसिक तौर पे आप देख सकते हैं। प्लानिंग कमीशन में जो चेयरपर्सन होते थे, ये होते थे प्राइम मिनिस्टर, एंड वाइस चेयरपर्सन जो होते थे, ये होते थे डेप्यूटी चेयरमैन, एंड ये किसी कैबिनेट रैंक से आते थे, ठीक है। और कोई मंत्री होंगे और जो प्लानिंग कमीशन के जो सीनियर लोग हैं। गवर्निंग काउंसिल कौन थे? जो काउंसिल गवर्न करेगी प्लानिंग कमीशन को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये अपने आप में एक अलग संस्था है, इसके न जाने कितने लोग होंगे और कितने सब लोग मिलके अपना कंबाइंड एफर्ट करेंगे, एक दूसरे के चीजों को चेक करते रहेंगे। मेंबर सेक्रेटरीज जो हैं, ये अलग अलग तरह के मेंबर सेक्रेटरीज लगाए गए, और फुल प्लानिंग कमीशन, इसमें कुछ फुल टाइम मेंबर थे, कुछ पार्ट टाइम मेंबर थे। तो इस टाइप से प्लानिंग कमीशन था। नीति आयोग में क्या फर्क हुआ है? नीति आयोग में बस बेसिक तौर पे इतना ही फर्क हुआ है कि यहां चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर हैं, वाइस चेयरपर्सन वो होगा जो इसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। गवर्निंग काउंसिल, ये जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं और जो एलजीज हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि यूनियन टेरिटरीज के हेड होते हैं। और मेंबर सेक्रेटरी, इनको नाम दिया जाएगा सीईओ, जिसको अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो एक्चुअली मोर और लेस जो एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ, वो जो एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, उसका कंट्रोल ज्यादा है नीति आयोग में, रादर देन बाकी और जो इंस्टीट्यूशंस इसमें थे प्लानिंग कमीशन में, उनका रोल घटा दिया गया है। एग्जीक्यूटिव पोर्शन ने अपनी ताकत ज्यादा लगाई है यहाँ पे। तो बेसिक यही फर्क है। तो आज के टाइम में प्लानिंग कमीशन ये एग्जिस्ट नहीं करता है, अब नीति आयोग है। तो खैर, अब इसके बाद देखते हैं ये इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज का सेंस यही चीज कि हम हिंदुस्तान के सेंस में बात करते हैं कि 22% करीब करीब है, लेकिन हर राज्य का अलग अलग लेवल है। जैसे हम देखते हैं कि बिहार, उड़ीसा, असम, एमपी, यूपी, इधर सबसे ज्यादा पॉवर्टी है। अगर और अलग अलग राज्यों में और जैसे हम देखें तो कम होती जाती है। अच्छा, इसके रीजंस जैसे हम देखते हैं तो पंजाब में हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। इन्होंने पूरा फोकस किया कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब यूज किया जाए, जिससे इनकी पैदावार बढ़े। और जब पैदावार बढ़ी, ग्रीन रेवोल्यूशन,
तो इसके चलते इनकी इन सब जगहों पे आमदनी बढ़ी, तो जिसके नतीजे में गरीबी में काफी कमी आई। तो ये तो पंजाब की कहानी, पंजाब हरियाणा। इसके बाद केरला, इनका हम मॉडल ऑफ गवर्नेंस देखते हैं। तो केरला, अगर आप एज अ स्टेट देखें कि सबसे ज्यादा लिटरेसी केरला में है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग केरला, अगर सबसे कम गरीबी केरला में है, और अगर आप बाकी सारे इंडेक्स देख लें, चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चे सबसे कम कहां मरते हैं, केरला में। हेल्थ केयर सबसे अच्छा कहां का है, केरला का। ऐसे बहुत सारे स्टैट्स हैं जहां पे केरला बेस्ट स्टेट बन के आता है, और एक बार दो बार नहीं, दशकों से। वो सब अलग डिस्कशन सर, लेकिन पॉइंट ये है, आपको केरला ने ऐसा क्या किया ये समझना जरूरी है। तो केरला मॉडल ऑफ गवर्नेंस, तो 1960s के टाइम पे केरला ने वो चीज किया जिसको हम कहते हैं सोशलिज्म कह लीजिए, या आप जो भी कह लीजिए। और इसका एक एस्पेक्ट, सोशलिज्म का एक एस्पेक्ट, जैसा कि मैंने बार बार बताया, वो ये है कि आपको फंड करना है स्कूलों को और हॉस्पिटल्स को, और अच्छे लेवल पे एजुकेशन देनी है, अच्छे लेवल पे हेल्थ केयर देना है। तो केरला ने ये करना शुरू किया। तो जैसे कि 1962-63 का बजट है, इस बजट के बारे में अगर हम देखें तो एक तरफ हमें यह दिखाई देता है कि केरला कितना पैसा खर्च करता है ऑन सोशल सेक्टर्स। सोशल सेक्टर्स यानी कि यही सब चीजें, कितना पैसा आप लगाते हो स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में। और दूसरी तरफ है हिंदुस्तान के बाकी राज्यों का जो लेवल है। तो हम यहां पाते हैं कि केरला का लेवल ये 40-50% के आसपास रहा है। बहुत बड़ी बात है कि 50% पैसा आप सीधा का सीधा एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पे डाल दे रहे हो, जितना भी बजट है स्टेट का। कम्युनिस्ट पार्टी 60s के बाद से तो रही, ठीक है। तो इनका बजट हमेशा हिंदुस्तान के एवरेज से कहीं ज्यादा रहा है ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, जिसका नतीजा इनको मिला है। अब वही चीज जब यहां पे एक चीज करी गई तो जरूरी नतीजा अभी मिल जाए, इसी साल मिल जाए, लेकिन ओवर द टाइम ये नतीजा केरला को मिला है, क्योंकि अब इतने लोग अच्छी एजुकेशन जिनको मिली, वो लोग अच्छी अच्छी जॉब्स में गए, अच्छे अच्छे बिजनेसेस में गए, वो विदेशों में गए, और हर कोई जहां जहां पहुंचा है सब के सब पैसा कमा कमा के भेज रहे हैं, हिंदुस्तान की हेल्प कर रहे हैं। जो बाहर गए, जो हिंदुस्तान में रह गए, वो उस सेंस में। और केरला के सेंस में अगर हम देखें तो काफी हार्ड वर्किंग लोग, केरला के नर्सेस तो पूरे देश में फेमस है। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, वर्क कल्चर कह लीजिए, ये भी एक फैक्ट है। तो खैर केरला मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये जरूर है कि अगर आप ज्यादा पैसा लगाओगे स्कूल्स में एंड हेल्थ केयर में, एंड ढंग से आपको लगना पड़ेगा उन चीजों को बेटर करने में। ऐसा नहीं कि बस पैसा दे दिया और लग रहा है, नहीं लग रहा, कहां जा रहा है पता नहीं। तो केरला ने ये चीज किया, और ये एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कि हाँ एक्चुअली अगर ये, जैसे देखिए फैमिली हेल्थ सेंटर, ऐसे अच्छे अच्छे फैमिली हेल्थ सेंटर, तो ऐसे फैमिलीज जहां पे कोई बीमार है, ऐसे अगर आप समाज में देख लीजिए कितने ऐसे फैमिलीज हैं जिनके परिवार में कोई आदमी को बीमारी है, जिसके चलते पूरी फैमिली त्रस्त है। तो ऐसे ना जाने कितने परिवार हैं कि पूरे घर का माहौल बिगड़ता है, तबीयत खराब है किसी की, उसकी सेवा करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितना पैसा बच रहा है वो इलाज में जा रहा है, कितना स्ट्रेस होता है, कितना अलग टेंशन होता है। तो आप ये हेल्थ केयर भी उतना ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि फैमिली यूनिट जो चीज है ना, जो हम कहते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान जो आता है वो किस माहौल से आता है, वो फैमिली यूनिट को बरकरार रखना और ढंग से रखना एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी। और कई राज्यों में, अगर हम वेस्ट बंगाल के सेंस में बात करें, तो वेस्ट बंगाल में हुए लैंड रिफॉर्म्स, और लैंड रिफॉर्म्स के चलते जिन लोगों पे जमीनें नहीं थी उनको जमीनें मिली, जिन पे कम थी उनको भी मिली, और इन सब के चलते वेस्ट बंगाल में गरीबी थोड़ा कम हुई, खासतौर पे जो रूरल एरियाज हैं। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के सेंस में अगर हम बात करें तो यहां पे इनका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज आ गया कि आप खाना बंटवा रहे हैं और दवाइयां बंटवा रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इस सब के चलते भी जनता को या पब्लिक को काफी मदद मिल रही है, ठीक है। और बाकी इन्होंने भी एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया, तो ये सब अलग अलग राज्यों ने किया। अब वर्ल्ड सिनेरियोज हम देखते हैं, तो अभी तक हमने पॉवर्टी लाइन देखी इंडिया की, वर्ल्ड की। अब इंडिया के स्टैट्स हमने देख लिए, अब देखते हैं वर्ल्ड के स्टैट्स। तो वर्ल्ड बैंक ग्लोबल पॉवर्टी लाइन, तो ये तो हमने देखा कि इतने डॉलर रखा गया, 1.9 डॉलर रखा गया है कि इससे नीचे अगर कोई कमाता है तो वो पॉवर्टी में आएगा। तो हम ये सिनेरियो पाते हैं अगर हम ग्लोबल पॉवर्टी की बात करें, तो जहां पे जो डार्क ग्रीन एरियाज हैं यहां पे गरीबी कंपैरेटिवली काफी कम है। थोड़े जैसे जैसे हल्का ग्रीन होता जाएगा पॉवर्टी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रही है, और जैसे ही ये थोड़ा सा पिंक में आना शुरू होता है वैसे ही कह लीजिए अब थोड़े से सब्सटैंशियल लेवल्स हैं। तो जैसे हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान लाइट पिंक में है, करीब 20-22% आसपास, ठीक है। और जैसे डार्क पिंक में हम आते हैं तो हम ये पाते हैं कि सबसे ज्यादा गरीबी के सेंस में एक तो ये इधर वाले नेशंस ये थोड़े से ज्यादा गरीब है, अगर हम अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका में अगर हम देखें। इसके बाद ये सब सहारन अफ्रीका, इसमें बहुत गरीबी है, यहां पे हम बहुत गरीबी पाते हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा सेंट्रल एशिया का हिस्सा है, और फिर इसके बाद ये साउथ ईस्ट एशिया जो है। पाकिस्तान को भी वैसे इसमें करना चाहिए था, कुछ रहा होगा, मतलब इन द सेंस पाकिस्तान का स्टार्ट शायद इनको मिला नहीं होगा। देखिए मैंने गूगल पे सर्च किया, बहुत सारे मुझे दिखे, मतलब बहुत सारे नहीं दिखे, इनफैक्ट बहुत कम ही दिखे, तो मुझे जो ठीक ठाक सा लगा मैंने ये लगा दिया। इसमें क्या है, पाकिस्तान तो फॉल्टी है, पाकिस्तान भी पिंक में होना चाहिए था। हाँ वही चीज, अब जैसे अफगानिस्तान का डेटा इनको नहीं मिला, क्योंकि अगर आप ग्रे कलर देखें तो यहाँ का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो कई ग्रीनलैंड है, ऐसे कई जगहें हैं जहां का डेटा अवेलेबल नहीं है, हाँ ठीक है। तो हाँ सऊदी अरेबिया का भी डेटा नहीं है, तो पाकिस्तान का भी मोर और लेस डेटा नहीं आया होगा, इन्होंने बस कर दिया है ग्रीन कलर। खैर लेकिन मोर और लेस आपको आइडिया ये लगा होगा कि साउथ ईस्ट एशिया ये इधर तक ये थोड़ा गरीबी में है, और बाकी सब सहारन अफ्रीका ये थोड़ा ज्यादा गरीबी में है, बाकी सब जगह हालात थोड़े से बेटर है। अगर हम टोटल वो देखें स्टैट्स, अब थोड़े बहुत स्टैट्स इधर उधर हुए होंगे इनके। खैर ये एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहने वाले लोगों की बात है। तो अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन देखें तो आप समझ पाएंगे कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, इतने लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन में एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, और आप ये पॉवर्टी के लेवल थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दीजिए तो सोचिए कितने और लोग गरीबी में जुड़ जाएंगे। अब वैसे अगर हम देखें कि पिछले इतने दशकों में पॉवर्टी के लेवल्स कम हुए हैं कि ज्यादा हुए हैं, तो उस सेंस में काफी कमी आई है। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं चाइना के सेंस में देखना शुरू करते हैं, तो चाइना में 1980s के टाइम पे अगर हम देखें तो पॉवर्टी रेट करीब करीब 88% था, बहुत ही ज्यादा था ये। और 2008 तक आते आते 14% हो गया, 2015 तक आते आते 0.7%। तो चाइना में पॉवर्टी रेट्स में बहुत कमी आई, ठीक है। तो चाइना, और क्योंकि चाइना सबसे पॉपुलस कंट्री रहा है, तो एक बहुत बड़ा ये इसने इंपैक्ट डाला है ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन में चाइना ने। अच्छा, चाइना जो इतना अपनी गरीबी कम कर पाया, इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो पहले कुछ एस्पेक्ट तो यही है कि जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। चाइना ने पिछले 30 सालों में 40 सालों में बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है, इंडस्ट्रीज का गढ़ बन गया है चाइना। और क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत सारी थी जहां पे आपको चीप लेबर मिल सकता है, और बाकी चाइना में नेचुरल रिसोर्सेस की भी कमी नहीं है, और वहां की सरकार ने, और यही वो टाइम था अगर इस सेंस में देखें तो पहले जितनी बड़ी कंपनीज थी वो सब के सब अमेरिका में ही हुआ करती थी या यूरोप में ही हुआ करती थी। लेकिन यहां पे जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता चला गया तो यहाँ के लेबर कहने लग गए कि नहीं, अगर हम काम करेंगे हमें और तनख्वाह चाहिए,
हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी है, ऐसा भी है, जमीनों की कीमतें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, महंगा होता चला गया यहाँ पे फैक्ट्रीज चलाना। तो सारे के सारे बड़े बड़े फैक्ट्रीज, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, सब ने अपना अपना काम यहां पे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया चाइना में। चाइना को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया कि कंपनी यहां की है लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना में। और चाइना ने जिस तरीके से बिल्ड किया अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो मास प्रोडक्शन पे किया कि हम मास प्रोडक्शन करेंगे हर चीज का, जिसके चलते हमारा जो कीमतें हैं वो बहुत कम रहेंगी, और कीमतें कम रहेंगी तो हमारा सामान ज्यादा बिकेगा, हम ज्यादा क्लाइंट्स को उनका ऑर्डर फुलफिल कर पाएंगे। ये सब चीजें हैं। तो चाइना में इतना ज्यादा ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते चाइना की पॉपुलेशन पॉवर्टी से बहुत तेजी से आगे आई। और बाकी चाइना ने इस काम चीज में भी काम किया है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थोड़ा सा कम हो, और जितना भी पैसा आ रहा है उसको लोगों को इनहैंस करना, ये काम तो किया है चाइना ने। डिक्टेटोरियल हो गया चाइना, बहुत सारे क्राइम्स किए, सब कुछ ठीक, लेकिन ये काम जरूर करते रहे साथ में, जिसका नतीजा उन्हें दिख रहा है। लेकिन अब जैसे कि होता है, एक साइकिल होता है, तो अब चाइना में अब क्योंकि गरीबी से लोग निकल रहे हैं, निकल चुके हैं, तो अब चाइना में काम करना थोड़ा सा महंगा होता जा रहा है, क्योंकि अब वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बरकरार रखना है तो थोड़ा महंगा हो रहा है। तो आगे के टाइम में इस चीज के भी बहुत चांसेस हैं कि कई सारे बिजनेसेस इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, कि वो इंडिया की तरफ आएंगे या अफ्रीका की तरफ जाएंगे फॉर वही चीज, चीप लेबर एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, ये तो चाइना का केस रहा। अब आगे देखते हैं। तो चाइना का केस, तो 1980s चाइना में 88% पॉवर्टी, और अगर हिंदुस्तान देखे तो उस टाइम पे 54% पॉवर्टी। और इसी टाइम के आसपास दोनों ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे ध्यान दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ पे। आज हिंदुस्तान 21 पे खड़ा है, चाइना 2% पे खड़ा है। तो यानी कि यहां से हमें साफ इंपैक्ट दिखता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगी तो आपके पास पैसा आएगा, जिसके चलते पॉवर्टी कम होगी, और आप और पैसा लगा सकते हो एजुकेशन पे और भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, जिसके चलते पॉवर्टी और कम होगी। ठीक है, तो साउथ एशिया के सेंस में हम स्टैट्स देखते हैं। तो अगर हम 2005 में देखें तो साउथ ईस्ट एशिया जो है, ऑन एन एवरेज इसमें 34% इसका रेट था पॉवर्टी का, जो कि 2013 तक आते आते 16% हो गया। तो साउथ एशिया ये रहा ब्लू लाइन, और हम 2005 में अगर हम देखें तो करीब करीब यहां 30% के आसपास ये आता है, 34% ब्लू लाइन, हाँ ये लाइट ब्लू लाइन। और फिर किस तरीके से कम हुआ है आज के टाइम में। तो ये साउथ ईस्ट एशिया का स्टार्ट हो गया। इसके बाद अब आता है सब सहारन अफ्रीका, जिसके बारे में हमने ये देखा कि गरीबी का एक बहुत बड़ा गढ़ है, कि पूरा पूरा एक इतना बड़ा कॉन्टिनेंट एक्सट्रीम पॉवर्टी में। तो सब सहारन अफ्रीका में भी वैसे गरीबी में काफी कमी आई है। 2005 में जहां 51% पॉवर्टी रेट था, वहां अब 41% हुआ है। 10 सालों में ये इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी काफी एक बड़ा पोर्शन है जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। ठीक है, तो ये अब अगर अफ्रीका के सेंस में बात करें कि अच्छा अफ्रीका इतना गरीब क्यों है बाकी सारे देशों के मुकाबलों में, तो हाँ कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे फैक्टर्स। तो जैसे पहला फैक्टर तो ये है हिस्टोरिकल फैक्टर, कलोनियलिज्म, की यूरोपियंस आए और पूरे अफ्रीका को इन्होंने तहस नहस कर दिया। सारे नेचुरल रिसोर्सेज जितने थे सब के सब का यूज किया, सोना चांदी हीरे मिनरल्स सब चीजों का यूज किया, पहली बात। दूसरी बात, जो एग्जिस्टिंग इनके रूलिंग सिस्टम्स थे सब तोड़ दिए, ना जाने कितनी जनसंख्या को उठा ले गए स्लेव्स बना के, ना जाने कितने लोग मर गए कट गए। तो पूरी की पूरी जनरेशंस एक तरीके से कह लीजिए बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इफेक्ट हुई। इसके बाद जब ये यूरोपियंस चले गए, अब इसके बाद यहां पे ज्योग्राफी के भी फैक्टर्स आते हैं। अफ्रीका की ज्योग्राफी के सेंस में अगर हम देखें तो पहली चीज तो ये जो इधर सहारा रेगिस्तान, यहां से करीब इतना पूरा सहारा रेगिस्तान, और इसके बाद अगर यहां पे इधर की तरफ देखें तो पहली चीज तो अफ्रीका में कोई ऐसी खास पोर्ट्स नहीं है। पोर्ट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ग्लोबल ट्रेड के लिए हमेशा से।
अफ्रीका में पोर्ट्स इतने कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छे लेवल के नहीं है पोर्ट्स, तो इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड में हमेशा ही पीछे रहे। दूसरी बात, जितनी भी नदियां अफ्रीका में बहती हैं, ये सब नदियां ऐसी हैं कि आप इनका यूज ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नदी थोड़ा सा आगे जाएगी और फिर एक बड़ा सा झरना आएगा, तो आप इन नदियों का यूज ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात, अफ्रीका का एग्रीकल्चर के भी सेंस में अगर हम देखें कि क्लाइमेट कैसा है, तो यहां ऐसा बहुत ज्यादा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं, बड़े बड़े एरियाज जहां पे हमेशा बहुत खेती लगातार चलती रहे। वो पैस्टोरल सोसाइटीज हमेशा से रहे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी सवाना एरिया, अच्छा खासा बड़ा एरिया तो सवाना एरियाज में आता है यहाँ। तो नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, इसके बाद हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बाद जब अंग्रेज चले गए, अलग अलग देश बन गए, आपस में इनके बीच में फिर हुआ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अलग अलग डिक्टेटर्स हैं, एक्सेट्रा हैं, और इन पे इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं अफ्रीका में, जिसके चलते बहुत जितने बड़े बड़े सुपर पावर्स हैं, सबके सबको इनके रिसोर्सेज चाहिए। लिथियम है, लिथियम की खदानें हैं, बहुत है। मिनरल रिसोर्सेज में देखें तो अफ्रीका बहुत अमीर है। इतने पीछे इस वजह से है क्योंकि करप्शन एंड जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बता रहा हूं। अब जैसे खदान है, लिथियम की खदान है, अगर एक प्रॉपर वेल गवर्निंग एक बॉडी हो तो वो उस लिथियम को प्रॉपरली इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचेगी। लिथियम या एनीथिंग, जो भी रेवेन्यू आएगा वो गवर्नमेंट फंड में आएगा, जिसको पब्लिक के लिए यूज किया जाएगा। एक प्रॉपर सिस्टम तो ये है। लेकिन यहां ज्यादातर ऐसे जगहों में क्या है कि अब क्योंकि यूरोपियंस जब चले गए तो यूरोपियंस ने माइंस का कंट्रोल नहीं छोड़ा, ठीक है, यूरोपियंस ने पॉलिटिकल कंट्रोल छोड़ा। माइंस में अभी भी उनकी कंपनीज ही हैं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो भी इनका नेचुरल रिसोर्सेज ये कंपनीज निकालती हैं, वहां पे क्या है कि अब जो डिक्टेटर है, वो डिक्टेटर के पास पैसा आ रहा है, वो रिबल्स हैं, वो रिबल्स के पास पैसा आ रहा है, वो उसका कुछ भी कर रहे हैं, पब्लिक में लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, वो सब बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो ये एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं कि इनका जो पैसा है पब्लिक तक प्रॉपरली आ नहीं पाता है। और बाकी और भी कई सारे रीजंस, एजुकेशन में पीछे रह गए, और बात वही चीज है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको पैसा लगा के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब वहां की एजुकेशन और ये सब इंप्रूव होगा, एंड टाइम लगेगा, क्योंकि आप वक्त में बहुत पीछे छूट गए ना, बात ये है। और बाकी सीन सिचुएशन भी ऐसे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज आप ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, तो हर कोई आपको लूटने में लगा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें। पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो तो हम अलग अलग सेंस में देखते हैं। तो नाइजीरिया 53%, बांग्लादेश 14%, इंडिया 21.2%, पाकिस्तान 4%। पाकिस्तान का डेटा मुझे सच में फ्लॉड लगता है कि ये 4% जो है, इस वजह से शायद उन्होंने भी ग्रीन दिखाया होगा वहां पे। और चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया, श्रीलंका ये सब स्टैट्स पहले के हैं। 2016 का स्टैट है 0.7%। और यहां पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पीपल जो पॉवर्टी में है उनमें कितनी कमी आई है। कमी तो आई है, नो डाउट। और आज के टाइम में अगर देखें 2020 के आसपास कि कितने गरीब हैं, तो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या सब सहारन अफ्रीका की है। इसके बाद थोड़ा लैटिन अमेरिका, फिर साउथ ईस्ट एशिया। अब हम देखते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स टू पॉवर्टी। तो ऐसे कई सारे समुदाय हैं जो कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं पॉवर्टी के लिए। तो जैसे कि हम देखते हैं इंडिया का एवरेज जो है वो 21% के आसपास है। तो जितने भी अलग अलग समुदाय हैं सब में करीब करीब यही परसेंट होना चाहिए, 21% के आसपास। लेकिन हम जब यहां देखते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनमें पॉवर्टी का रेशियो 45% के आसपास आता है। ये बहुत अजीब बात है कि ये अलग से इतने गरीब क्यों हैं। शेड्यूल कास्ट अगर हम देखें तो करीब करीब 30% इनका आता है शेड्यूल कास्ट का।
जो कांटेक्ट है भी वहां पे भी तो पावर्टी है। बात यह है कि ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स आदिवासी रह गए, ऐसा भी नहीं है। उनके भी गांव हैं, उनका भी सब कुछ सिस्टम है, काफी बदलाव आ चुका है, लेकिन पावर्टी में ही रह गए। और बात वही सब चीजें हैं कि एजुकेशन कितना पहुंच पाई है, वो लोग जब शहरों में आते हैं तो कितना कर पाते हैं। और तभी तो इन सब के लिए रिजर्वेशन रखा गया कि आपको लगेगा कि इस कॉलेज में जितने भी लोग हैं ये 100 नंबर लाए हैं तब इस कॉलेज में आ पाए हैं। वो जो शेड्यूल कास्ट का है वो 60 नंबर लाके भी इस कॉलेज में आ गया। तो वैसे तो थोड़ा सा अनइवन सा लगता है, लेकिन पॉइंट वही चीज है कि वो जो 60 ले आया वो जिस कंडीशन से आ रहा है पहले उसकी कंडीशन देखो, एंड वो इस कॉलेज में आके पढ़ के जब जाएगा वापस तो फिर उसको देख के 100 लोग और इंस्पायर होंगे कि हमें और बढ़ना है आगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो कितने लोगों की मदद करेगा, वो जब ऊपर उठेगा उसका समुदाय कितना हेल्प होगा उसको ऊपर उठने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम आगे के भविष्य में एक समुदाय के सेंस में जो पीछे रह गए समुदाय उनको एक मुख्य धारा में लाने के लिए काम करें। तो यहीं से तो ये बातें आई। तो अगर हम बाकी सब अलग अलग सेंसेस में देखें तो कैजुअल लेबर, अगर हम रूरल एरियाज के सेंस में देखें, जो लेबरर्स हैं इनमें 30% से ज्यादा पावर्टी रेट है। कैजुअल लेबरर अर्बन एरियाज इसमें भी करीब करीब इतना ही, जबकि इंडियन एवरेज ये करीब करीब 20-21% है। तो ये जो है ये वल्नरेबल ग्रुप्स है, मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स। और ऑब्वियसली ये क्यों इतने वल्नरेबल हैं, इसमें भी हिस्टोरिकल कॉजेस भी हैं, सोशल कॉजेस भी हैं और हर तरह के कॉजेस हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये हर जगह के सेंस में। अब जैसे कि ये जो स्टैट आपको दिख रहा है यूएसए का स्टैट है, तो वहां पे जो वल्नरेबल कम्युनिटीज टू पावर्टी, कि जब कोविड आया, कोविड के टाइम में जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा सर्ज किया, तब आप देखते हैं कि ब्लैक लोग, हिस्पैनिक लोग, एशियन लोग, ये कहीं ज्यादा इनका पावर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट रेट व्हाइट्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा था। जो स्पेन और इधर यूरोप के लोग जो इधर आए, ठीक है। तो ये तो वल्नरेबल ग्रुप्स हमने समुदाय के सेंस में देखे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बाकी ब्लैक्स, एशियंस, तो इंडिया एंड इंटरनेशनल। एंड बाकी अगर एक फैमिली के अंदर भी अगर आप देखें तो यहां फैमिली के अंदर भी आपको वल्नरेबल ग्रुप्स मिलेंगे। अब जैसे ये एक केस आपको बताया गया है शिवरमन का, तो ये इनकी वाइफ है एंड इनके बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो ये जितना भी कमाते हैं ऑब्वियसली सबको नहीं पढ़ा पाएंगे, पढ़ा किसी एक को ही पाएंगे। तो ये स्कूल भेजने की कोशिश में है अपने बच्चे को, अपने लड़के को, और सबका ब्रेन डेवलपमेंट हो पाए, सबको न्यूट्रिशियस खाना मिल पाए, ये पॉसिबल नहीं है, तो किसी एक का हो। तो सारा फोकस इनका लड़कों पे है कि इनका जो एक लड़का है कभी कभार पैसा इकट्ठा करके दूध खरीद के लाते हैं लड़के को पिलाने के लिए, कि कम से कम लड़के का तो ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से होता रहे। और इनकी एक सिस्टर भी है, उनकी शादी करने का भी बोझ इन पे है। इनकी एक बूढ़ी माँ भी है जिनको अक्सर बीमारी रहती है, उनका भी इलाज हो पाता है नहीं हो पाता है, वो भी चैलेंजेस हैं। तो एक ही गरीब परिवार के अंदर अगर आप देखें तो लड़कियां जो हैं, जो बूढ़े लोग हैं, ये और ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, इनकी नीड्स और नहीं फुलफिल हो पाएंगी। तो ये वल्नरेबल ग्रुप्स टू पावर्टी परिवार के सेंस में भी अंदर ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो जैसे संतोष सवाल पूछते हैं कि गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द पावर्टी, इज इट ट्रू? तो हाँ, ये बात सच है कि गवर्नमेंट एम करते हैं कि पावर्टी कम हो, करना भी चाहिए, खैर लेकिन सारी सरकारें नहीं करती हैं ऑब्वियसली। और एक और चीज, सिंपल सी बात, जो चुनाव वाला जो सिस्टम है वो इसी वजह से तो है कि देखिए, जो आदमी अच्छे परिवार से आया है वो हमेशा ऐसी ही जगहों में रहेगा कि उसे गरीबी दिखेगी ही नहीं, क्योंकि अमीर लोग एक साथ रहते हैं, गरीब लोग एक साथ रहते हैं। तो जो बहुत अच्छे परिवारों से है, जो नेता बन गए, वो तो गरीब को कभी देख ही नहीं पाते हैं कि गरीबी क्या होती, गरीब लोग क्या होते हैं। वो स्टैट्स उनको पता भी नहीं होता है कि क्या स्टैट्स हैं, ठीक है। तो इस सेंस में देखें तो वही चीज है कि जब चुनाव होगा, आप
आप गरीबी के लिए काम करोगे तब आपको वोट मिलेगा, तो आपको ये चीज होता है कि आप गरीबी के लिए काम करो कि गरीबी कम हो। वरना आइडियल केस में तो ये है कि सरकारों का काम है कि गरीबी को कम करना। क्यों सरकारों का काम क्यों है गरीबी को कम करना? क्योंकि सरकारों से पहले राज था राजाओं का और प्रीस्ट, चर्च, इन सब लोगों का, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी गरीबी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि गरीबी बहुत ज्यादा है, कम है, ऐसा है, वैसा है। अब नो डाउट कि ठीक है उस सेंस में कि कभी कभार हेल्प कर देते थे कि हाँ अकाल पड़ा है तो राजा लोग अपना राजकोष खोल देते थे कि हाँ चलो मुफ्त में बंटवा रहे हैं अनाज की, ज्यादा लोग मरे नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अलग अलग लोग अपने अपने सेंस में करते थे। हाँ तो मैं और वही चीज तो कह रहा हूं, लेकिन फिर भी उनको ये नहीं था कि पावर्टी खत्म करना है, हमें पावर्टी कम करना है, कोई ऐसा सोच के नहीं आते थे। क्योंकि जो पहले का जो गवर्निंग सिस्टम था, जैसे आज के टाइम में हम ये सब जो बातें कर रहे हैं ना कि पावर्टी को हमें मेजर करना है, कितने गरीब हैं, हमें पावर्टी को कम करना है, और ये जो हम एम लेते हैं कि साल 2000 इस तक हम पावर्टी को खत्म कर देंगे या खत्म करने की कोशिश करेंगे, ये सब मॉडर्न थिंकिंग है। ये सब मॉडर्न थिंकिंग है कि गरीबी एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं और हमें करना है, ये मॉडर्न थिंकिंग है। जो इससे पहले की जो थिंकिंग थी वो मेडिवल या एंशिएंट थिंकिंग थी। तो और एंशिएंट और मेडिवल थिंकिंग में गरीबी, स्लेवरी, बच्चों को खरीदा जाना, बेचा जाना, ये नॉर्मल था। तभी तो लड़ाइयां हुई हैं कि हमें ये राजा नहीं चाहिए, ये पुजारी, ये चर्च, ये प्रीस्ट, ये लोग नहीं चाहिए, हमें अपनी सरकार चाहिए जो हमारे लिए काम करे। तभी तो बगावतें हुई, तभी तो क्रांतियां हुई, तभी तो इंडिपेंडेंस, जो हम हर देश अपने वो बखान गाता है कि हम वो इंडिपेंडेंस और ये सब इसीलिए तो कि हम वो मेडिवल एंशिएंट से आगे आ गए। एक जमाने थे गली गली चौराहे चौराहे औरतें बच्चे बिका करते थे। रियलिटी है एंशिएंट और मेडिवल थिंकिंग वो था। मार्केट्स, स्लेव मार्केट्स हर जगह थी, हर जगह। और कोई धर्म के वो नहीं कहता था कि ये धर्म के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा। दैट वाज पार्ट ऑफ द सिस्टम। वो गुलाम का जो गुलामी का जो सिस्टम है वो पार्ट ऑफ द सिस्टम था। हर जगह, पूरी दुनिया में, मैं एक जगह को नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एक जगह था, पूरी दुनिया में था। क्योंकि वो टाइम्स की बात है, एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम्स। तो वहां पे अगर आप गरीब हो तो वो हिस्सा हो आप, क्योंकि वो भगवान ने बनाया ही दुनिया में ऐसा है कि आप लोग गरीब हो, आप हमारी सेवा करते रहो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दैट वाज पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम उस थिंकिंग से आगे निकले हैं, मॉडर्न थिंकिंग में आए हैं। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जो पहले के जो राजा थे, उन पहले के कई राजाओं को बड़ा महान बताया गया। ये राजा बड़े महान थे। क्यों? क्योंकि ये कहा करते थे कि गुलामों को तमीज से रखो, गुलामों को इज्जत से रखो, गुलामों के साथ ज्यादा बुरा बर्ताव ना करो। लेकिन वो गुलामी के खिलाफ नहीं है आज सच। गुलामों को इतना बुरा बर्ताव मत करो, कोई गुलाम, इनको खामखा में मारो पीटो मत, इनको खाना अच्छा दो, इनका पेट भरा रहे और इनको इज्जत से रखो। तो वो राजा बड़े महान हैं, वो गुलामों के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन गुलामी वो सिस्टम इंटैक्ट है। बाइबल में लिखा हुआ है कि आप अपने गुलामों का ध्यान रखें और ऐसा वैसा। और उसके वो चीजें, अगर आप किसी भी धर्म को उठा लें, किसी भी धर्म के अगर रूल बुक्स को उठा लें, हर रूल बुक में लिखा हुआ है कि आप अपने गुलामों के साथ कैसा बर्ताव करें। तो सारे के सारे धर्म जितने, क्योंकि एंशिएंट थिंकिंग से आए ना धर्म, एंशिएंट थिंकिंग में गुलामी का सिस्टम एंड स्लेवरी का सिस्टम वाज पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो वहां पे बस ये है कि गुलामों के साथ कैसा बर्ताव करें, वो हर जगह लिखा हुआ है। वो आज के टाइम में मॉडर्न सिस्टम में आ गए कि नहीं, गुलामी नहीं चलेगी। इंडिया में लोग जॉब कर रहे हैं, मानते खुद की इंडिया। अच्छा, इस चीज को समझिएगा। पहले के जमानों में युद्ध वाज द नॉर्म ऑफ द सिस्टम, ठीक है। राजा महाराजाओं के जमाने में युद्ध एक जरूरी प्रोसेस था और एक आम प्रोसेस था। युद्ध तो हर राजा को करना है। कोई राजा अच्छा है कि खराब है, इस चीज का टेस्ट ही इस बात से होता था कि आपके पिताजी ने कितना बड़ा राज्य बनाया था और आपने अपनी जिंदगी में कितना उसे आगे ले गए। गलत कह रहा हूं? हर
राजा का यही होता था ना कि आप अपना राज्य को बढ़ाओ। राज्य कैसे बढ़ता है? ऐसे थोड़ी बढ़ता है कि आप पड़ोसी वाले राज्य के पास चले गए एक एप्लीकेशन लिख के कि आप एक काम करिए, आज से आप जितना भी टैक्स है आप मुझे दीजिए, और जो हमारा राजा है वो आपका भी राजा होगा। एक एप्लीकेशन दे दिया और हाँ ठीक है आ गए। ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। तलवार लेके जाना पड़ता है, मारना पड़ता है, काटना पड़ता है, न जाने कितने लोग को आप मारोगे, न जाने कितने लोगों के साथ आप क्राइम करोगे, तब जाके वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली टूटेंगे, तब जाके आप उन्हें अपने अंडर ले लोगे कि आपका सारा टैक्स हम पे आएगा, आप लूट लोगे सब चीजों को, सोना चांदी उनका, तभी तो होगा ना। तो युद्ध वॉज द नॉर्म ऑफ द लाइफस्टाइल। हर राजा को युद्ध करना ही करना है। कोई राजा अगर युद्ध नहीं करता था और उसके पिताजी ने इतना बड़ा राज्य दिया था उसे, और उसके राज्य में राज्य इतना छोटा हो गया, तो उस राजा को कहा जाता था अरे बहुत बेकार राजा है, कमजोर राजा है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि स्लेवरी पे आते हैं अब। तो पहले के टाइम में ये था कि आपने जहां अटैक किया है, जिनको का मार काट दिया, जो बचे लोग हैं उनको स्लेव्स बना के ले आए और जगह जगह बिकवा दिया। ठीक है, तो अब वो स्लेव्स बन गए और उनसे फिर हर तरह का काम कराया जा रहा है। आदमी को किसी और ने खरीद लिया, उसकी बीवी को किसी और ने खरीद लिया, बच्चे को किसी और ने खरीद लिया। देखिए, इंसान होने का मतलब सिर्फ ये थोड़ी ना आपको खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, बस इतना ही चाहिए। और किसने कह दिया बिना कुछ किए? ठीक है, और एग्जाम्पल यही स्लेवरी वाला सिस्टम अमेरिका के केस में जैसे हम देखें, तो अमेरिका में स्लेव्स के सेंस में हम देखें तो रूल बुक्स हुआ कर, गाइड बुक्स हुआ करती थी। जैसे आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आज के टाइम में जैसे गाइड बुक होती है ना कि आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो ये दिस इज द गाइड बुक। उस टाइम पे बिजनेस की गाइड बुक्स में ये होता था कि अगर आप 100 स्लेव खरीद रहे हैं तो एक साल में 100 में से 20-30 मर जाएंगे, 20-25 मर जाएंगे, तो आपको हर साल 20-25 नए गुलाम खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि आप उनसे इतना जी तोड़ काम करवाओगे। कोई बीमार पड़ गया तो आप उसका इलाज थोड़ी करवाओगे, आपने उसका इलाज का ठेका थोड़ी ले रखा है। वो अगर बीमार पड़ गया और काम नहीं कर पा रहा है तो बोझ है आप पे, इससे अच्छा मर जाए। जितना पैसा मैं इसके इलाज में लगाऊंगा, इससे अच्छा मैं कोई और दूसरा ना खरीद लूं, मर जाने दो इसे। और जब तक ये मरने से पहले इसको मार मार के काम कराओ। ठीक है, तो ये सब एस्पेक्ट्स रहे। तो ये डिफरेंस है उस सेंस में कि एंशिएंट थिंकिंग, मेडिवल थिंकिंग एंड मॉडर्न थिंकिंग। ठीक है, तो ये अब देखते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हम देखेंगे अब कल। ठीक है, आज के लिए फिलहाल लेते हैं। आज थोड़ा डिस्कशन इधर चला गया ना, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी भी हम आज ही डिस्कस कर लेते हैं। और किसी को कोई सवाल, कोई डाउट, एनीथिंग? तो एक बेसिक आइडिया जैसे थोड़ा सा दे देता हूँ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में, क्योंकि फ्लो बना हुआ है 2-4 मिनट। तो गरीबी क्यों है, तो इसके कई सारे रीजंस हम दे सकते हैं। पहला तो नेचुरल रीजन। नेचुरल रीजन, जहां पे खूब नदियां होंगी, खूब पानी होगा, फसल अच्छी हो रही है, तो फसल अच्छी हो रही है तो वो ट्रांसलेट करेगी एक बेटर इनकम्स की तरफ। या तो फिर आपके पास मिनरल रिसोर्सेज हैं, खदानें हैं, लोहे की, सोने चांदी की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एनीथिंग, किसी भी टाइप की खदानें, पेट्रोल, जो भी चीज नेचुरल रिसोर्सेज में आ गया। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बस वो कहां आप पैदा हो गए, वहां की प्रकृति ने कैसा बनाया है। आप जहां रह रहे हैं वहां ऐसे पोर्ट्स एंड हार्बर्स हैं कि नहीं, जहां पे जहाज रुक सकते हैं, जहां से जहाज सेल कर सकते हैं लंबी दूरी तक, तो ट्रेड आप कर पाते हैं कि नहीं। तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए? खेती, मिनरल रिसोर्सेस, पोर्ट्स, ये तो नेचुरल फीचर्स में हो गए। और नेचुरल फीचर में ये भी कि आप कितना सिक्योर बाउंड्री है आपकी। ठीक है, हिंदुस्तान के केस में जैसे देखें तो हिमालय जो थे एक अच्छा खासा एक सिक्योर बाउंड्री के तौर पे काम किए हमारे लिए आज तक, और दूसरी तरफ एक तरफ समंदर है इतना बड़ा। तो इस सेंस में भी अब कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे कोई ऐसा बैरियर ही नहीं है, तो कोई भी आके घुसता आ जाए, तो कन्फ्लिक्ट ज्यादा हो रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ा स्टेबल है,
वो फिर वो चीज है कि नहीं, आप आगे बढ़ते चले जाते हो। तो पहले तो हो गया नेचुरल फीचर्स में ये। इसके बाद नेचुरल फीचर्स के बाद आया हिस्टोरिकल फीचर्स। हिस्टोरिकल फीचर्स के सेंस में क्या, पूरी दुनिया का इतिहास, मॉडर्न टाइम जब शुरू हुए तो पूरी दुनिया का इतिहास जो अलग अलग चल रहा था वो सब कंबाइंड हो गया, क्योंकि मोर और लेस यही यूरोपियंस ने पूरी दुनिया पे राज किया। तो ये जो यूरोप के लोग थे, कुछ जगहों पे तो इन्होंने किया सेटलर कॉलोनियलिज्म। सेटलर कॉलोनियलिज्म का मतलब उन जगहों को अपने अंडर भी किया, जीत लिया, अपने अंडर भी कर लिया, और यूरोप से लोग जा जाके बसने लग गए बड़ी बड़ी संख्या में उन जगहों पे। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्या में यूरोप से लोग जाके बसने लग गए। ये सब है सेटलर कॉलोनीज, सेटलर कॉलोनियलिज्म। तो अमेरिका में जितने भी लोग हैं कहां से आए, जो अमेरिका में हजारों साल से रहते आए उनको कहा जाता है नेटिव अमेरिकन्स। नेटिव अमेरिकन्स आज के टाइम में मुट्ठी भर बचे हैं। जो 10-20% लोग युद्ध में मारे गए यूरोपियंस के, बाकी जितने लोग थे वो मर गए स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स ऐसी बीमारियों से। बाकी जो लोग थे वो गरीबी और बेकारी और बदहाली, उसमें इतना प्रॉस्पर कर नहीं पाए। तो मुट्ठी भर नेटिव अमेरिकन्स बचे हैं। बाकी सब इलाके जितने भी हैं, यूएसए, कनाडा, ये सब यूरोपियंस आके बसे हैं मोर और लेस। यहां इधर लैटिन अमेरिका में भी बहुत बसे। लैटिन अमेरिका में अगर आप देखें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा स्पेनिश। अजीब है लेकिन फैक्ट है। ऑस्ट्रेलिया यही चीज, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग 1000 साल से रहते थे। ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स, जो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, उनको हटा हटा के यूरोपियंस जाके बसने लग गए। तो आज के टाइम में ये ऑस्ट्रेलिया भी व्हाइट हो गया है। नेटिव ऑस्ट्रेलियंस हैं आज भी, कुछ एक बचे मुट्ठी भर, लेकिन मोस्ट ऑफ देम खत्म हो गए। सांवले, क्योंकि ऑब्वियसली ये इक्वेटर के आप जितना इधर, हाँ, तो थोड़ा सा सांवले से, ये भी सांवले थे नेटिव अमेरिकन यहाँ के। ये थे व्हाइट्स, मोर और लेस व्हाइट्स यहाँ थे। यहाँ ये सब व्हाइट्स, ये सब व्हाइट पूरा एरिया है जितना है। और यहां से के बाद से सांवले शुरू हो गए। बाकी जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सेटलर कॉलोनियलिज्म नहीं हुआ, सिंपल कॉलोनियलिज्म हुआ। कि ऐसा नहीं हुआ कि भर भर के लोग आके हिंदुस्तान में बसने लग गए, यहाँ के लोग को हटा के वो बसने लग गए कि यहाँ पे व्हाइट लोग इतने हो गए। ये तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। तो जितना भी ग्लोबल यूरोपियन एम्पायर बना, ये है उसका कोर। बाकी जो है ये है सेमी पेरिफेरीज, और बाकी है पेरिफेरी, यानी कि और थोड़े आसपास के, लेकिन था कंट्रोल मोर और लेस सब जगह। तो हिस्टोरिकल कॉजेज में ये हो गया। इसके बाद हिस्टोरिकल कॉजेज, ये तो लूट का हो गया, कितना उन्होंने यहाँ के सिस्टम्स बिगाड़े, कितना। रशिया को ही पूरी तरीके से ऑक्यूपाई नहीं किया। रशिया का भी हिस्सा थोड़ा सा यूरोप से ही लगता। अगर आप रशिया को देखें तो इतना रशिया यूरोप में ही है, और इनकी लड़ाई हमेशा रशिया से चली है। रशिया को इन्होंने कभी भी डायरेक्टली इस तरीके से कंट्रोल नहीं कराया। तो मंगोल यहाँ की आर्मी है, वो फिर उन्होंने अपना एम्पायर बनाया। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल कॉजेज रहे। हिस्टोरिकल कॉजेज में ये भी रहा, जब वो गए तो उन्होंने बाउंड्रीज बना दी, ये देश है, ये देश है। तो जिसकी वजह से क्या होने लगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, लड़ाइयां। और लड़ाइयां हैं तो बात वही चीज है कि सबके सब हथियार लेंगे इन्हीं से, तो इनका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हिस्टोरिकल कॉजेज हैं। जो नेटिव इनका हैंडीक्राफ्ट से, जैसे इंडिया के सेंस में, ये सब इंडस्ट्रीज खत्म कर दी गई। ठीक है, तो इनके और कॉजेज अगर हम देखें तो नेचुरल से हम शुरू करते हैं। तो नेचुरल कॉजेज, तो पहला तो है लैक ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे कई जगह हैं जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं, मतलब कम है काफी, खेती की जमीनें कम है, पोर्ट्स नहीं है, हार्बर्स नहीं है, मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बैरन सॉइल, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की कमी,
हार्बर्स नहीं है, पोर्ट्स नहीं है, नदियां नहीं है, नेविगेबल, एक्सेस टू सी नहीं है, कई ऐसे देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं, समंदर का कोई वजूद ही नहीं है, तो इसके ग्लोबल ट्रेड करना उनके लिए हमेशा मुश्किल रहा। हिस्टोरिकल कॉजेज देखते हैं। हिस्टोरिकल कॉजेज में एक तो हो गया कॉलोनियल हिस्ट्री, जहां जहां डायरेक्ट कॉलोनियल रूल रहा है उनका इफेक्ट बहुत बड़ा इफेक्ट रहा है, उनके रहते हुए भी, उनके जाने के बाद भी। आर्टिफिशियल बॉर्डर्स, इसके चलते बहुत कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बॉर्डर्स के चलते कन्फ्लिक्ट हुए हैं, वॉर हुए हैं। और ये जो वर्ल्ड सिस्टम्स हैं, वर्ल्ड सिस्टम्स के सेंस में अगर हम देखें तो ये भी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो गया अलग अलग। और ये जहां जहां भी कन्फ्लिक्ट होता है, आप पूरी की पूरी पीढ़ी जब बर्बाद हो जाती है ना, तो अगली पीढ़ी से उम्मीद करना कि नहीं वो पहले वाले लेवल पे आ पाए बहुत मुश्किल होता है। एक पीढ़ी अगर पूरी बर्बाद हो गई कन्फ्लिक्ट में, तो वो दोबारा से वो जगह स्टैंड कर पाए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आर्टिफिशियल बॉर्डर्स का मतलब यही चीज कि जितने भी बॉर्डर्स बनाए गए सब कागजों में बनाए गए। अब कोई पहाड़ जो है, पहाड़ यूं करके जा रहा है, तो आप पहाड़ के उस सेंस में बॉर्डर बना दो, कहीं ना कहीं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं अगर आप रियल बॉर्डर बनाए, तो यहां एक तरीके की भाषा, एक तरह के कल्चर वाले लोगों का एक बॉर्डर बना दे, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सिमेट्रिकल सा, कि हाँ इवन सा दिखाई देता है। यहां पे क्या है, जितने भी देशों की बाउंड्रीज बनाई गई, वो बाउंड्रीज ये सोच के नहीं बनाई गई कि ये इस कल्चर का देश होगा, या फिर यहाँ पे ये कुछ इधर नदी है, यहाँ पे पहाड़ है, तो ये कुछ एक क्लोज सिस्टम सा है, इसको एक ये सब नहीं करा गया। जितने भी देश की बाउंड्रीज बनाई गई सब ऐसी बनाई गई। फ्रांस का एक आदमी इधर बैठा है, इधर यूएसए का आदमी बैठा है, इधर यूनाइटेड किंगडम का आदमी बैठा है, इधर रशिया का आदमी बैठा है, सबको अपने अपने लिए जमीन चाहिए, तो इतनी जमीन आप ले लीजिए, ये जो इतनी सी जमीन है ये आप ले लीजिए। अब कागजों पे बाउंड्रीज बनाई गई। अब आर्टिफिशियल बॉर्डर्स का मतलब ये हिंदुस्तान के सेंस में भी अगर आप देख लें, हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन जो हुआ है, ये कागज पे ही तो बाउंड्री बनाई गई है। कोई रियलिटी में जाके थोड़ी ना देखा गया है कि ये जगह का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इस जगह में हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे, सिख कितने थे, और पंजाबी कितने हैं, नॉन पंजाबी कितने, ये सब थोड़ी देखा गया, बस वो कागज पे बना दिया गया है। अमृतसर और वो पठानकोट बगल बगल में है, लेकिन वो एक इधर आ गया, एक उधर चला गया, बस कागजों में कि हाँ चलो थोड़ा इनको दे दो, थोड़ा इनको दे दो। और तो आर्टिफिशियल बॉर्डर्स ही तो है ये, ठीक है। तो इसके बाद ये हिस्टोरिकल कॉजेज, इसके बाद पॉलिटिकल कॉजेज हम देखते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज में हो गए वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये युद्ध तो एक इंडस्ट्री है। और एक और चीज इसमें लिखा नहीं है, लेकिन कूज, तख्ता पलट, कू, COUP, कू कहते हैं इसे। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें कू किया गया है, कि कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति ऐसा आया जो कुछ ऐसा फैसला ले रहा है जो कि सुपर पावर्स को पसंद नहीं है, तो इसको हटा दो, अपने किसी पपेट को बैठा दो। तो ये भी एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, और इसके भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। माल फंक्शनिंग गवर्नमेंट्स, सरकारें बनी लेकिन सरकारें ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं, और सरकारें बनी तो सरकारों को सिर्फ ये चाहिए कि हमारा राज बना रहे, तो उन्होंने टाई अप जैसे कर लिया कि किसी और कंपनी से कि आप यहां से जो निकलता है निकालो, आप कोई बात नहीं, आप हमें हथियार देते रहो, हमें पैसा देते रहो, हमारा राज चलता रहे, आपका राज चलता रहे, और हम दोनों, अब उनको नहीं परवाह कि बाकी पब्लिक का क्या है। इस सेंस में करप्शन की, अगर सरकार पैसा दे भी रही है तब भी वो पैसा पहुंच नहीं पा रहा है, और करप्शन सबसे ज्यादा गरीब देशों में होता है, तो जितना गरीब देश होगा करप्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। मैनिपुलेटेड इलेक्शंस, डेमोक्रेसी एंड परफेक्ट इलेक्शंस बहुत जरूरी हैं कि गरीबी से बाहर निकला जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो कि सही में काम कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, ये लोग चुने जाएं और ये लोग पावर में आ पाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी पावर में हैं, वो उनको ये चीज पसंद इतना ज्यादा नहीं है। इसके बाद रूल्स ऑफ वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है पॉवर्टी के लिए। जैसे कि एग्जांपल, कोई देश गरीब है तो उसको पैसा चाहिए, गरीब है तो मतलब इस सेंस में कि उसके पास एजुकेटेड पीपल इतने नहीं है,
उस पर रोड नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। तो जब रोड होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, लोग पढ़े लिखे होंगे, तब कोई फैक्ट्री बनेगी, कोई बिजनेस काम करेगा वहां पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये सब करने के लिए पैसा चाहिए। सरकार को पैसा कहां से मिलेगा? टैक्स से। लोग वैसे ही गरीब है तो क्या टैक्स ले ले हम उनसे? तो आपको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए। तो कोई उधार दे दे तो हम रोड बनवा दें, किसी पोर्ट नहीं है तो हम बंदरगाह नहीं बंदरगाह बना दें, तो शायद ट्रेड होने लग जाए। तो पैसे लेने के लिए जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब साम्राज्य चले गए तो साम्राज्य रिप्लेस हो गए कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस से। तो ये वर्ल्ड बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी कंट्री में नहीं है। इसके अलग अलग आप फिजिकल ऑफिसेस पूछ रहे हैं, तो ऑफिस तो कहीं पे भी यूरोप में होंगे और भी कई जगहों पे होंगे। कोई ऐसा भी नहीं कि एक ही जगह पे कोई है। एक जगह हो सकता है जिसे हम हेडक्वार्टर कह सकते हैं, लेकिन इनके मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं। तो ये देते हैं पैसा गरीब देशों को और बदले में इनको पैसा वापस चाहिए। तो गरीब देशों से कहते हैं आप अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाइए कि आप टैक्स ज्यादा लगाइए, कीमतें बढ़ा दीजिए, कि आप पैसा कमा पाए, कि हमें पैसा लौटा पाए। तो जो ऑलरेडी गरीब है देश, वो आपसे पैसा ले रहा है, तो वो कितने टाइम में कितना कुछ कर देगा और कितने टाइम में आपको लौटा देगा पैसा। तो इस सेंस में ये भी नुकसानदेह होता है इनके जो मॉनेटरी पॉलिसीज होते हैं। आईएमएफ आपको लोन देगा, लेकिन लोन देने की शर्त यही है कि आप अपना टैक्सेशन बढ़ा दीजिए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दीजिए, आप ये जो सब्सिडी दे रहे हैं, पेंशन बांट रहे हैं, पेंशन मत बांटिए, आप पैसा इकट्ठा करिए, हमें लौटाइएगा। हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप पैसा लगाइए और ये सब फालतू खर्चे मत करिए, हमें पैसा लौटाइए। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो ये रूल्स ऑफ वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी एक पॉलिटिकल रीजंस में आ गया गरीबी के। इसके बाद इकोनॉमिक रीजंस में एक तो ये रहा पॉवर्टी ट्रैप, जो कि हम देख ही चुके हैं। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एंड स्कूलिंग, ये सब चीजें। और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है तभी तो ये लोग जाते थे गरीब देश सारे कि हमें कहीं उधार मिल जाए। एंड डिक्रीजिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, और डिक्रीजिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड का ये मतलब है कि आप कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं। तो इसका एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो पॉजिटिव में आएगा, नहीं तो वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, जैसे एक कमेंट आया इन्होंने बताया है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में भी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो खैर ये सब चीजें हो गई। इसके बाद कॉजेस ऑफ पॉवर्टी में लैंडलेसनेस, रूरल पॉवर्टी का बहुत बड़ा एक कॉज, इलिटरेसी, साइज ऑफ फैमिलीज, इलिटरेसी से ही जुड़ा है साइज ऑफ फैमिलीज। जो लोग पढ़े लिखे कम होंगे, गरीब होंगे, तो जो क्या कहते हैं उसे, फैमिली प्लानिंग की चीजें, जानकारी एंड एक्चुअली आप उस चीज को इंप्लीमेंट करें, ये दोनों चीजें कम होगा, जिसके चलते गरीबों में साइज ऑफ फैमिली ज्यादा होता है। जब लोग पढ़े लिख लेते हैं, उनको ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीजों के बारे में पता चलता है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो सोच भी बदलती है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, साइज ऑफ फैमिलीज कम होता चला जाता है। और इसी वजह से जैसे जैसे कोई देश डेवलप होता है, वहां पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज जो हो रहा है, वो इस वजह से कम होने लगता है। TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये कम होता चला जाता है जैसे जैसे लोग पढ़े लिख जाते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं। ठीक है, तो गरीबों में आपने देखा होगा 6-6, 8-8 बच्चे हैं, लेकिन जो थोड़े पढ़े लिख गए, वो आप देखेंगे कि इतने बच्चे नहीं पैदा करते हो। ठीक है, तो ये, और ये पहले के टाइम में साइज ऑफ फैमिली ज्यादा हुआ करते थे। और हाँ, इस सेंस में अगर हम देखें, देखिए आज से 200 साल पहले 10 बच्चे पैदा होते थे, तो 20 साल की उम्र तक सिर्फ 2 या 3 जी पाते थे, बाकी सब मर जाते थे। जो बीमारियां आज के टाइम में हम सिंपल 1 हफ्ते दवा खा लेते हैं, सही हो जाते हैं, लोग मर जाते थे लिटरली। टाइफॉइड, टीबी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जो चीजें आज के टाइम में आम बीमारियां हैं, जानलेवा हुआ